नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम आगे बात करेंगे सेक्शन 2 की, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो 2024 का जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, उसका सेक्शन 2 शुरू करते हैं। तो बने रहिए एंड तक, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद कराएंगे और आपको काम भी लगेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 3A में जो क्वेश्चन 3 में सेक्शन 2 के अंदर ए में जो है वो थियरी है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया था बी के अंदर। अ प्रोडक्ट इज असेंबल द 3 कंपोनेंट्स, एक्स वाई जेड, 3 कंपोनेंट से एक प्रोडक्ट बनता है। ओके, और ये तीनों प्रोडक्ट जो है बीइंग डिफेक्टिव, यानी अगर ये खराब हुए तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। क्वेश्चन क्या था? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव, हमारी प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो तीनों के डिफेक्टिव के बारे में दे रखा था। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन 3B के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट ए जो है वो डिफेक्टिव है, उसके बारे में प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास दे रखी थी 0.01। प्रोडक्ट बी, अगर उसका जो बी पार्ट है वो डिफेक्टिव रहा तो उसकी है 0.02। और प्रोडक्ट सी जो है वो डिफेक्टिव रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.05। हमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो नहीं डिफेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए हमें जो चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा डिफेक्टिव के लिए। तो हमारे पास है, तो डिफेक्टिव नहीं होना मतलब यानी प्रोबेबिलिटी ए डैश भी नहीं होना चाहिए, यानी नॉट डिफेक्टिव। ओके, साथ में हमें बोला गया था कि प्रोडक्ट बी भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा, एंड सी भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी सी डैश। अब डैश फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे 0.01 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश हमारा मिल जाएगा, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.01, तो हमारे पास 0.99 मिल जाएगा। बी डैश फाइंड करना है तो हमारे पास 0.98 मिल जाएगा। और सी डैश फाइंड करना है तो 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95, तीनों मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दैट इज 0.99 इंटू 0.98 इंटू 0.95। तो अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है, दैट इज 0.92169, या फिर आप उसे कह सकते हो 0.92। ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 92% ऐसे केसेस हो जाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3C। तो क्वेश्चन 3C में लिखा था कि ए कैन हिट द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, बी जो है वो 3 शॉट्स इन अ 3 टाइम्स इन अ 4 शॉट्स, and C in a 2 times in a 3 shots. The fire is volley, and what is the probability that the target is damaged by at least 2 of A, B and C? हमने अब तक जो सीखा था वो एटलीस्ट 1 था। एटलीस्ट 1 के अंदर हम ए यूनियन बी यूनियन सी कर देते थे। ओके, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी डायरेक्टली नहीं होगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ढूंढ लेना है कि प्रोबेबिलिटी ए क्या दे रखी थी, कि अगर ए बंदा अगर टारगेट हिट करता है तो वो 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स में टारगेट हिट हो जाता है। अगर बी बंदा टाइप करता है अगर ऐसा, तो वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स में होता है। और प्रोबेबिलिटी सी जो हमारे पास दे रखी थी वो 2 आउट ऑफ 3 होगा। ओके, हमें पूछा गया था एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होना चाहिए, यानी 2 और 2 से ज़्यादा। तो पहले तो हम 2 के लिए ढूंढेंगे, तो हम यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ए एंड बी
hit the target and B miss the target. ओके, बी मिस कर देगा, सॉरी बी नहीं, सी मिस करेगा। यहाँ पे है ए एंड बी हिट द टारगेट एंड सी मिस द टारगेट। तो हमें तीनों का डैश भी फाइंड कर देना पड़ेगा। अगर ए इतना है तो ए डैश कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5। प्रोबेबिलिटी बी डैश कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4। और प्रोबेबिलिटी सी डैश कितना हो जाएगा, जो कि 1 माइनस करके मिल जाता है 1/3। तो यहाँ पे बोला गया ए हिट द टारगेट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी और इंटू प्रोबेबिलिटी सी डैश, क्योंकि सी टारगेट हिट नहीं कर रहा है। एटलीस्ट 2 बोला था तो कम से कम 2 होने चाहिए, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए का आंसर था 4/5 इंटू 3/4 और बी डैश का सी डैश का लेना है, सो 1/3। ओके, तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी वाई ढूंढ लेते हैं, जिसमें बी एंड सी हिट द टारगेट and A meets the target. ओके, तो इसके हिसाब से अगर जो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बी करेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी सी करेंगे और इंटू प्रोबेबिलिटी ए डैश करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बी जो हमारे पास था वो था 3/4, सी जो था वो 2/3, हाँ 2/3, और ए का जो था 4/5, ए डैश लेंगे तो 1/5। तो यहाँ पे भी आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और दैट इज 2 2 ज़ा 4, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/10। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जेड फाइंड कर लेते हैं, जिसके अंदर ए एंड सी, पहले हमने सी को मिस करवाया तो इसको बी में मिस करवाना है। ए एंड सी हिट द टारगेट एंड बी मिस द टारगेट। तो ए का प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4/5 इंटू सी का जो हमारे पास था 1/5। ओके, सी का जो था वो 1/5 था और बी का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 1 बी का 3/4 था, यहाँ 1/4 कर लेंगे बी डैश। ओके, बी डैश करना है तो यहाँ पे हमारे पास वो टोटल आ जाएगा, दैट इज 2/15। नहीं, गलत लिखा है कुछ, फिर से लिख देते हैं। चलो, ए का जो था वो हमारे पास था 4/5, तो यहाँ पे 4/5, और सी का जो था वो 2/3 था, और बी का जो है वो बी मीन्स द टारगेट, यानी बी का 1/4 लेंगे इंटू 1/4। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा 4 कट हो जाएगा, दैट इज 2/15। तो ये हो गया हमारा तीनों के बारे में। ओके, अब जो बात करते हैं वो इसका मतलब हो गया, और तीनों क्या मतलब क्या होता है, ए हिट बी टारगेट, ए बी टारगेट हिट करेगा एंड बी भी टारगेट हिट करेगा एंड सी एटलीस्ट 2 बोला था, यानी 2 और 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ओके, जो हमारे पास था 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, यानी अगर हम 3 को कैंसिल करें और 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/5। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले तो चाहिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास x होगी या फिर y होगा या फिर z होगा। ओके,
ये जो तीनों है वो तीनों के तीनों हो जाएंगे, या फिर इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब होता है कि अगर एटलीस्ट 2 है तो X पॉसिबिलिटी बनेगी, या Y पॉसिबिलिटी बनेगी, या Z पॉसिबिलिटी बनेगी। X Y Z का मतलब हमने देखा था या A या B से टारगेट हिट होगा और C से नहीं होगा। यहाँ पे था B और C से टारगेट हिट होगा और A से नहीं होगा। ओके, A एंड C से टारगेट हिट होगा और B से नहीं होगा, यानी ये तीनों में से कुछ एक ही पॉसिबिलिटीज है, या फिर तीनों से होगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आपके पास X प्लस प्रोबेबिलिटी Y प्लस प्रोबेबिलिटी Z, ये तीनों हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जिसका आंसर हमारे पास है 2/5, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला। ओके, तो ये तीनों का हम पहले ढूंढ लेते हैं। एक्स वाई जेड का जो हमने लिखा तो उसका था 1/5 प्लस 1/10 प्लस 2/15। ओके, और प्लस करेंगे 2/5। ओके, तो पहले इन तीनों का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हमारे पास मिल जाएगा दैट इज 13/30। ओके, और प्लस उसके अंदर 2/5 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, हम एलसीएम निकालेंगे 30, तो ये हो जाएगा 13 और 5 6 30, तो 6 2 12, यानी कि 12, और 13 और 12 मिला के हो जाता है 25 जो डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 और 5 6 30, तो 5 5 कैंसर, आंसर हो जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, अगर समझना है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हो। अच्छा, इसके साथ और भी हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके अंदर हमारे पास था कि द 20 बुक्स आर द प्लेस एट द रैंडम शेल्फ। ओके, एक शेल्फ के ऊपर रखा गया है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर पेयर ऑफ द बुक्स शैल बी ऑलवेज टुगेदर और नेवर टुगेदर। तो सुन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो और वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 3B देखते हैं। तो इसमें है, अगर सेल्फ के ऊपर 20 बुक रखी है, दैट इज 20 प्लेसेस है और 20 हमारे पास बुक्स हैं, ये परमेंटेशन में आता है, तो हम P का यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन यानी C का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम 20 फैक्टोरियल हमारे पास आता है, इसका आंसर हम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ बता रखा है इवेंट A, दैट इज बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। अगर बुक्स साथ में है, यानी दो बुक्स की, देयर इज पेयर ऑफ बुक्स, तो समझ लो दो बुक्स है तो 2P2 हो जाएगा, दो बुक्स है दो जगह है, और बाकी बाकी 18 बुक, यानी 18 बुक हो जाएगी, यानी समझ लो यहाँ पे 20 बुक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दो बुक एक साथ में लिखनी है ना, तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो गया 2P2, और इसके साथ बाकी 18 है, तो रिमेनिंग 18 जो है वो, और ये एक ग्रुप, यानी कुल मिला के 19 हो गया, दैट इज 19P19। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ए अगर ढूंढना है, दैट इज ऑलवेज 2 बुक्स आर टुगेदर, तो ये हो जाएगा m/n, जो कि होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 19 फैक्टोरियल एज इट इज रखते हैं अभी, और नीचे 20 है तो 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल का दैट इज 2/20, जिसका मतलब होता है 1/10। अब इवेंट बी जो है वो क्या है, बुक्स आर नेवर टुगेदर, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, यानी पेयर ऑफ बुक्स नेवर टुगेदर।
ये कभी साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है ये जो है इसका अपोजिट स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए डैश। ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए का आंसर हमने अभी ढूंढना है 1/10। तो 1/10 यानी आंसर आ जाएगा 9/10। तो ये इसके अंदर वो दोनों बुक्स हमेशा साथ में नहीं रहेगी। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो, और एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिखा है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी of the new marketing approach will be successful is 0.6. Okay, and the probability that the expenditure on developing the approach can be kept within the original budget is 0.5. Okay, चलो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या लिखना था। तो फर्स्ट जो हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी ए एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ए है, दैट इज अ न्यू मार्केटिंग अप्रोच। न्यू मार्केटिंग अप्रोच जो है वो सही है, दैट इज सक्सेसफुल। तो वो जो हमारे पास है वो दे रखा है 0.6। और प्रोबेबिलिटी बी जो दे रखा है वो जो है वो लिखा था एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट। ओके, इन ओरिजिनल लिमिट। ओरिजिनल बजट, सॉरी लिमिट कह सकते हो या फिर बजट कर सकते हो। क्वेश्चन लिखा है वही लिखते हैं, बजट। तो ये हो गया हमारे पास है 0.5। अब क्वेश्चन में लिखा था, आगे बढ़ते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड, यानी ए एंड बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी जो हो गया, यानी ए भी होगा, न्यू मार्केटिंग अप्रोच सक्सेस भी होगा, एंड एक्सपेंडिचर बजट में भी होगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था वो 0.3 है। अच्छा, और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहले तो बोला रखा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एटलीस्ट वन था। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है हमारा पहली काम होता है ए यूनियन बी फाइंड करना। एटलीस्ट वन का मतलब ही ए यूनियन बी होता है। तो हमारे पास सब कुछ है, प्रोबेबिलिटी ए है, प्रोबेबिलिटी बी है, और ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए हमारे 0.6, प्रोबेबिलिटी बी 0.35 और -0.3, यानी अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.8। यानी पहला आंसर हमारे पास मिल गया कि 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। अच्छा, दूसरा भी क्वेश्चन पूछा था कि दिस टू इवेंट आर डिस्क्राइब्ड अबव, आर दे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन होती है, condition for independent event इस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है इसमें प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी का मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो यहाँ पे बैठता है नहीं बैठता देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0.3 दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास 0.6 था और ये 0.5 था। तो इसका आंसर भी 0.30 यानी कि प्रोबेबिलिटी 3 आएगा। सो यस, सॉरी यस लिखने की जरूरत नहीं है, here both the event are independent। इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पे बताया गया है। चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके देंगे आपको।
थोड़ा टिपिकल है, तो बने रहिए हमारे साथ और वेट करिए हमारे वीडियो का। बहुत जल्दी ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। हैव अ गुड डे।